हिस्ट्री लैब के इस नए विश्लेषण में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास की एक ऐसी फाइल खोलने जा रहे हैं, एक ऐसा कोल्ड केस सुलझाने वाले हैं जो सदियों से बड़े बड़े जानकारों को हैरान करता आया है। आज हम मिलके ये डिकोड करेंगे कि कैसे 4500 साल पहले बसाया गया एक एकदम परफेक्ट और एडवांस साम्राज्य अचानक से धूल में मिल गया। जरा इन शब्दों की गहराई पर गौर कीजिए। मैं सिंधु घाटी का एक नागरिक हूं जिसने दुनिया के सबसे आधुनिक शहर को अपनी आंखों के सामने मरुस्थल बनते देखा। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? जब पूरी दुनिया गुफाओं में भटक रही थी, तब इस सभ्यता के पास पक्की ईंटों के घर थे और ढकी हुई नालियां थीं। लेकिन आज वहां सिर्फ सन्नाटा है। लाखों लोगों का वो चमकता हुआ साम्राज्य आखिर एक भूतिया शहर कैसे बन गया? चलिए आज इसी ऐतिहासिक रहस्य की तह तक पहुंचते हैं। भाग 1, मेहरगढ़ की प्रयोगशाला और प्रारंभिक विज्ञान। तो इस मिस्ट्री को सुलझाने के लिए हमें आज से लगभग 9000 साल पीछे बलूचिस्तान के मेहरगढ़ चलना होगा। सच माने तो मेहरगढ़ ही वो असली लेबोरेटरी थी जहां से इस महान सभ्यता की नींव रखी गई। ये टाइमलाइन इस पूरी कहानी के उत्थान और पतन को बहुत आसानी से समझाती है। 9000 साल पहले मेहरगढ़ में विज्ञान के शुरुआती कदम पड़े, फिर 4500 साल पहले हड़प्पा सभ्यता अपने बिल्कुल पीक पर पहुंची, और फिर 2000 ईसा पूर्व के आसपास एक भयानक जलवायु परिवर्तन ने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये पूरा कालक्रम हमारी आज की जांच का मुख्य आधार रहेगा। ये जानकारी सच में होश उड़ा देने वाली है। खुदाई में ऐसे दांत मिले हैं जिनमें बाकायदा ड्रिल से छेद किए गए थे। इसका सीधा सा मतलब है कि 9000 साल पहले भी शुरुआती वैज्ञानिक मौजूद थे जो दंत चिकित्सा यानी डेंटिस्ट्री का अभ्यास कर रहे थे। बाद में यही लोग पहाड़ों से उतरकर सिंधु और सरस्वती नदियों के उपजाऊ मैदानों की तरफ चले गए, जहां भरपूर पानी और अच्छी मिट्टी उनके लिए किसी बड़े वरदान से कम नहीं थी। भाग 2, भविष्य का आधुनिक शहर और समय से आगे का नगर नियोजन। अब हम इस सभ्यता के उस दौर में आ गए हैं जब ये अपने चरम पर थी। इनकी वास्तुकला और नगर नियोजन ऐसे हैं जो आज के हमारे बड़े बड़े इंजीनियरों को भी पूरी तरह से हैरान कर देते हैं। जरा उस प्राचीन दौर की प्लानिंग तो देखिए। उनकी सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री पर काटती थीं, एकदम किसी चेस बोर्ड की तरह। लेकिन असली जादू तो जमीन के नीचे था। उनके पास दुनिया का सबसे एडवांस्ड अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था। हर घर की नाली मुख्य नाली से जुड़ी थी और पूरी तरह से ढकी हुई थी। आज हमारे आधुनिक शहरों में थोड़ा सा मानसून आते ही भयंकर जल जमाव हो जाता है, पर हड़प्पा के इस अंडरग्राउंड सिस्टम ने मानसून को आज के शहरों से भी कई बेहतर तरीके से संभाला था। है ना कमाल की बात? और इनकी शानदार इंजीनियरिंग का एक और सबूत है बिटुमिन। ये एक तरह की प्राकृतिक राल थी जिसका इस्तेमाल मोहनजोदाड़ो की विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ की ईंटों को पूरी तरह वाटरप्रूफ बनाने के लिए किया गया था। यहाँ सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जहाँ उस दौर में बाकी दुनिया राजाओं के लिए ऊंचे ऊंचे पिरामिड्स और महल बना रही थी, वहीं हड़प्पावासी अपने आम नागरिकों की भलाई के लिए ऐसे विशाल पब्लिक बाथ्स और अन्नागार बना रहे थे। भाग 3, दुनिया के पहले व्यापारी और मेलुहा के ग्लोबल ट्रेडर। अब हमारी ये इन्वेस्टिगेशन उनके आर्थिक ढांचे की तरफ मुड़ती है। ये लोग सिर्फ खेती तक सीमित नहीं थे, बल्कि इनका वैश्विक प्रभाव बहुत विशाल था। हड़प्पा के लोग सही मायनों में दुनिया के पहले ग्लोबल ट्रेडर थे। मेसोपोटामिया के पुराने ग्रंथों में इन्हें मेलुहा के नाम से जाना जाता था। गुजरात का लोथल ये दुनिया का सबसे पहला मानव निर्मित बंदरगाह था। यहाँ से मनके, हाथी दांत और सूती कपड़े दूर दूर तक एक्सपोर्ट किए जाते थे। और सबसे अद्भुत बात तो ये है कि पूरी की पूरी सभ्यता में नाप तौल के बाट बिल्कुल एक ही अनुपात में स्टैंडर्डाइज्ड थे। ये व्यापार में उनकी असाधारण ईमानदारी और उनकी व्यवस्था की ताकत को साबित करता है। भाग 4, पतन का रहस्य और भूतिया शहरों की जांच। और अब आता है हमारी इस फोरेंसिक जांच का सबसे बड़ा और अहम मोड़। एक ऐसा ताकतवर और ग्लोबल समाज जिसकी व्यवस्था इतनी शानदार थी, वो अचानक से धूल में कैसे मिल गया? वो हंसते खेलते आबाद शहर भूतिया कैसे बन गए? यहाँ पर हम दशकों पुराने एक बहुत बड़े अकादमिक मिथक को पूरी तरह टूटते हुए देखते हैं। बरसों तक ये कहानी सुनाई गई कि बाहर से आए आर्यों ने हमला करके इन्हें तबाह कर दिया, लेकिन आधुनिक विज्ञान और कंकालों की जांच ने कुछ और ही सच सामने रखा है।
कंकालों पर युद्ध के कोई निशान या घाव नहीं मिले हैं। इसका मतलब साफ है कि हड़प्पा का अंत किसी बाहरी हमले या तलवार के वार से नहीं, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं से हुआ था। तो फिर असली मुजरिम कौन था? वो था भयानक जलवायु परिवर्तन, यानी क्लाइमेट चेंज। लगभग 2000 ईसा पूर्व के आसपास मानसून का मिजाज बहुत बुरी तरह बदल गया। विशाल सरस्वती नदी सूखकर रेगिस्तान बन गई और सिंधु नदी ने अपना रास्ता ही बदल लिया। बार बार आने वाली भयानक बाढ़ और सूखे ने इन मजबूत शहरों की कमर तोड़ दी। इस सभ्यता का अचानक अंत नहीं हुआ, बल्कि एक धीमा विसर्जन हुआ। लोग धीरे धीरे इन उजड़ते शहरों को छोड़कर पूर्व में गंगा यमुना के उपजाऊ मैदानों की तरफ पलायन कर गए। भाग 5, हड़प्पा की अमर विरासत और आधुनिक दुनिया में इसकी गूंज। तो क्या ये संस्कृति पूरी तरह से खत्म हो गई? सच्चाई ये है कि हड़प्पा की संस्कृति कभी मरी नहीं, बल्कि वो निरंतर विकसित होती गई और हमारे भविष्य के साथ एकाकार हो गई। जरा हमारे भारतीय गांवों में आज भी इस्तेमाल होने वाली इन आम चीजों को देखिए। मिट्टी के चूल्हे, बैलगाड़ियों का एकदम सटीक डिजाइन और हमारी पारंपरिक योग की पद्धतियां, ये सब हड़प्पा की उस महान बुद्धिमत्ता के सीधे और जीवित वंशज हैं। वो प्राचीन लोग आज भी हमारे दैनिक जीवन, हमारी आदतों और हमारी संस्कृति के रूप में हमारे बीच जिंदा हैं। लेकिन हाँ, ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ही गंभीर चेतावनी जरूर छोड़ जाती है। मनुष्य समय को मात देने के लिए स्मारक बनाता है, लेकिन आखिरी फैसला हमेशा प्रकृति का ही होता है। कोई भी सभ्यता तकनीक में कितनी भी एडवांस क्यों न हो, अगर वो अपने आसपास के पर्यावरण का, अपने पारिस्थितिकी संतुलन का विनाश करती है, तो उसका बचना नामुमकिन है। और इसी के साथ हम एक बहुत ही ज्वलंत सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। आज हम जिस भयंकर जल संकट का सामना कर रहे हैं, क्या वो हमें भी उसी नियति की ओर ले जाएगा जो हड़प्पा की हुई? और क्या हम कभी उनकी उस अनसुलझी लिपि को डिकोड कर पाएंगे जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका है? ये विश्लेषण हमें अपनी खुद की आधुनिक कमजोरियों पर विचार करने पर मजबूर कर देता है। इस गंभीर विषय पर दर्शकों की क्या राय है, ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। कमेंट्स में अपने विचार जरूर साझा करें और अगर ये प्रस्तुति ज्ञानवर्धक लगी हो तो हिस्ट्री लैब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।